दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगली क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 165वें लेक्चर के बारे में। देखिए इसी सीरीज में 150 लेक्चर में आपको इतिहास पढ़ाया गया और 151 लेक्चर से जो स्टार्ट हुआ वो भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया। तो आज हमारा 15वां लेक्चर है। आज दोस्तों हम कवर करने वाले 4921 से लेकर के 4950 तक के सवाल, यानी 4950 सवाल बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, और आज मूल अधिकार की क्लास में हम पढ़ने चल रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बताया गया अनुच्छेद 32 में। इसे दोस्तों तमाम महान विद्वानों ने इसे क्या कहा है, संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग न्यायिक अभिलेख के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। अभी तो न्यायिक अभिलेख की बात नहीं होगी, अभी हम चर्चा करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में और परमादेश के बारे में। ठीक है, सवाल किस तरह के आएंगे मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जैसे सवाल आता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जो है कहां दायर की जा सकती है। ठीक है, या फिर किस अधिकार के माध्यम से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, या फिर किस याचिका का शाब्दिक अर्थ, अच्छा 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के तमाम सवाल आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास में। बहुत मजा आएगा, बस आप क्लास में बने रहिए, इतना ही निवेदन आपसे। अच्छा, आप ही लोगों की डिमांड पे दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, सुपर सेलिंग बैच है, ज्यादा इंतजार मत करिए, ज्यादा सोचिए विचारिए मत, बस आइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा हिंदी का बैच है दोस्तों, ये और भी ज्यादा सुपर सेलिंग है, तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच में दोस्तों अभी पॉलिटी का, जो आप संविधान पढ़ रहे हैं, इस पॉलिटी का और यूपी स्पेशल का भी दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो समय है तो आइए इसको भी ज्वाइन करिए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इस बैच की एक अलग ही खासियत है। अगर आप YouTube पे पढ़ के संतुष्ट हैं तो आप कल्पना करिए कि जो इंसान YouTube पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, आखिर अपने पेड प्रोग्राम में वो कितना बेहतर बच्चों को दे रहा होगा। ये आप खाली कल्पना करिए, बाद में आप कुछ विचार करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 165वां लेक्चर है और 4921 से 4950 तक के सवाल करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत सोच समझकर बड़े इत्मीनान से आप समझिए तब जवाब दीजिए। क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हैं और आज कई सारी कहानी भी मैं बताने वाला हूं। लिख रहा है किस अधिकार के माध्यम से मूल अधिकार क्या किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं। आपके पहला सवाल है कि किस अधिकार के माध्यम से मूल अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, तो याद रखेंगे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर, ये बताइए मुझे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हमने सामान्य तरीके से हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 32 में दिया गया। समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। हमने लेने के लिए अमेरिका के संविधान से ले तो लिया और अपने संविधान के भाग 3 में उसे क्या कर लिया, रख भी लिया। हमारे संविधान का भाग 3 जो है दोस्तों, वो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होकर अनुच्छेद 35 तक चलता है। हमने शामिल तो कर लिया, लेकिन दोस्तों ये कौन डिसाइड करेगा कि अगर व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो भैया उसके लिए कोई उपाय है। जैसे मान लीजिए सरकार ने दे दिया अधिकार कि नहीं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, यानी मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए, तो अगर नहीं मिल रहा बच्चों का तो क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? बिल्कुल लेगा। मौलिक अधिकार की बात है, किसी के मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो 2 टॉप पर एजेंसियां बैठी हुई हैं, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, वह स्वतः संज्ञान लेकर भी क्या करती हैं, बताती रहती है। लेकिन वो किस तरह के अधिकार, ये अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट किस पावर का यूज करता है, वो यही अनुच्छेद 32 है दोस्तों। इसी अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा हो तो क्या किया जाएगा, उसके मूल अधिकार को उसे सौंपा जाएगा, दिलाया जाएगा, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। लिख रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है। दोस्तों कई बार तो आपको बता दिया गया, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में वर्णित इस मूल अधिकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपने भाषा में इसे रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, रीट। और आपको पता है रीट कितने प्रकार के होते हैं, रीट 5 प्रकार के होते हैं। पहला रीट कौन सा दोस्तों, तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसको हेबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हेबियस
कॉर्पस के नाम से जानते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो याद रखिएगा परमादेश आता है। ठीक है, परमादेश, इसे हम मैंडमस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मैंडमस के नाम से जानते हैं। ये आज हमारे चैप्टर में। तीसरा दोस्तों याद रखेंगे, तीसरा है अधिकार परीक्षा। क्या है दोस्तों, अधिकार परीक्षा, इसे हम कोआरंटो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से चौथा आता है दोस्तों क्या, जिसमें हम पढ़ते हैं उत्प्रेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, उत्प्रेषण, मतलब ये 5 तरह की रीट में ये है। और एक है दोस्तों प्रतिषेध। क्या है, प्रतिषेध। तो दोस्तों अगर आज की बात करूं तो आज की क्लास में हम ये 2 कवर करने वाले हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। कल की क्लास में जो बाकी के 3 रीट हैं उनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ा जाएगा। तो अभी तो केवल इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इन 5 रीटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाता है। बस इतना ध्यान रखिए। लिख रहा भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का क्या माना दोस्तों, हृदय एवं आत्मा माना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो उसी को अंबेडकर जी ने माना है। उपचारों का अधिकार जो है उसी को अंबेडकर जी ने क्या माना है, हृदय एवं आत्मा कहा है। यह भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब तो ये बेसिक सवाल हो गए। अब मुख्य रूप से जो सवाल आते हैं मैं वो बताता हूं आपको। लिख रहा है कौन सा न्यायालय केवल, देखिए शब्द लिखा है केवल, यहां देखिएगा ध्यान से, केवल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कौन सा न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर के रीट जारी कर सकता है, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, केवल और केवल इसके लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या आपको हिंदी में लिखा मिलेगा तो लिखा रहेगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय दोस्तों किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है। ध्यान रखेंगे, यहां सुप्रीम कोर्ट का नाम आपको नहीं लेना है। क्यों, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कौन सा न्यायालय मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के अलावा, मतलब ये काम तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य को लेकर के भी रीट जारी कर सकता है। याद रखेंगे अन्य उद्देश्य की बात कर रहा है और रीट जारी कर सकता, तो अन्य उद्देश्यों को लेकर के रीट कौन जारी कर सकता है दोस्तों, याद रखेंगे हाई कोर्ट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहां पर केवल लगा है, ये केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी करता है, जबकि यह हाई कोर्ट जो है ये अन्य उद्देश्यों को लेकर के रीट जारी करता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों कौन सा अनुच्छेद आता है, तो याद रखेंगे यहां पर अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। ठीक है, 32 वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है ना कि अन्य उद्देश्य को लेकर के रीट लोगों को लगता है कि बड़ा सुप्रीम कोर्ट है तो वो जारी कर सकता है, यहीं पर वो गलत हो जाते हैं। नहीं, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रीट जारी करता है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने बताया नहीं अपनी क्लास में। मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना। और अगर आप पॉलिटी विषय हमसे पढ़ते हैं, पॉलिटी का फाउंडेशन बैच अगर आप हमसे पढ़ते हैं, तो दोस्तों वहां पे तो इतना ब्रीफ में मैं बात करता हूं, एक एक छोटे छोटे वाद में पढ़ा रहा हूं। आपको समझ में नहीं आता कि वाद पढ़ने का मजा क्या आएगा, अभी मैं थोड़ी देर रुकिए, समय दीजिए, बताता हूं, आगे क्वेश्चन आएगा। लिख रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है, ये समझिए। देखिए, अगर मैं इसे क्वेश्चन बता दिया और यही लगा सवाल लगा और मैंने इसका आपको उत्तर बता दिया कि उत्तर याद रखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। मुद्दा आज का नहीं है, आज तो आप पढ़ रहे हो तो आज तो याद हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन का मतलब बच्चों को नहीं पता। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि संदेह के आधार पर पुलिस या फिर एसआईटी जो भी हो, वो कभी कभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद नियम है कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है भारत के किसी भी स्थान से, तो याद रखिए उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, इस बात को सर हम याद कर लें। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करिए। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी गलत कार्य में संलिप्त है और वो भाग के चला गया तमिलनाडु। अब पुलिस अगर तमिलनाडु गई है तो 24 घंटे में आ जाए लेकर, ये पॉसिबल है क्या? मान लीजिए ट्रेन से लाना हुआ तो अब सर 24 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वो अपने साथ मजिस्ट्रेट से या तो ऑर्डर लेके जाएगी कि हमको थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला है, मैं इसको लेकर आ रहा हूं, वो पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। जो लिखित रूप से वो यही है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर, ये शब्द लिखा हमारे संविधान में, सशरीर,
यानी शरीर के साथ उपस्थित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम वहां रखे हैं कस्टडी में हमारे, आप नोट कर लीजिए, नहीं ये वाला काम नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट के सामने तो सशरीर भेजना पड़ेगा। वही लिख रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति को उठा लिया पुलिस वालों ने और वो आपके घर का कोई व्यक्ति हो, तो भैया उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी करेगा? हाईकोर्ट, याद रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा और पूछेगा अधिकारी से कि आपने फला व्यक्ति को क्यों उठाया, उसका उसे जवाब भी देना पड़ेगा। यही दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट की बात हो रही है जो आज अपने सवालों में कर रहे हैं। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहां दायर किया जा सकता है? तो मान लीजिए, और कब? ऐसा नहीं अनायास का, जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। क्या हो रहा हो दोस्तों? हनन हो रहा हो, या कोई मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा हो, तब जाके रीट जारी किया जाता है। भाई किसी के साथ कुछ गलत होगा तभी ना रीट जारी होगा। तो दोस्तों रीट कहां दायर किया जा सकता है? तो याद रखेंगे रीट दायर किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। कहां पर दायर किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय। क्या सर हाई कोर्ट में नहीं दायर हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में भी दायर किया जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी दायर किया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम एवं उच्च ये न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो। लिख रहा है किस वर्ष तक केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रीट जारी करने का अधिकार था? उस समय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं बना था, तो याद रखेंगे यहां पर 1950 तक, ठीक है, 1950 तक इन्हीं को पावर दिया गया था। ठीक है, हालांकि 1950 तक में और कई सारे उच्च न्यायालय आ गए थे, लेकिन 1950 के बाद जो बाकी के हाई कोर्ट थे उनको भी पावर दे दिया गया कि भैया अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए आप भी रीट जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं तीन को पावर है। हाँ, ये तीन सबसे पुराने हैं भारत में, ये तो आप जानते हैं। लिख रहा है कौन सा अनुच्छेद अब सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का पावर कहां से मिला हुआ दोस्तों? अनुच्छेद 226 से मिला हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का शक्ति कहां से मिला हुआ है? अनुच्छेद 32 से मिला हुआ है। ये दोनों बातें एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सवाल यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जब निरुद्ध व्यक्ति, निरुद्ध माने जानते हैं, निरुद्ध का अर्थ होता है अपने भाषा में गिरफ्तार। क्या होता है दोस्तों? जब निरुद्ध का तात्पर्य क्या है? गिरफ्तार, यानी कोई व्यक्ति किसी के गिरफ्त में है। तो लिख रहा है जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है। हाँ, ये पॉइंट कर दिया। मान लीजिए कोई इलाहाबाद का व्यक्ति है, ठीक है, इलाहाबाद का दोषी व्यक्ति है और उसे जाके गिरफ्तार किया गया बंबई में। तो भैया बंबई में तो अलग हाई कोर्ट है, इलाहाबाद में अलग हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद है, बंबई का हाई कोर्ट अलग हो गया। अब दोस्तों उस व्यक्ति को वहां गिरफ्तार किया गया, तो लिख रहा है कि अगर कोई भी निरुद्ध व्यक्ति, गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय के अधिकारिता के भीतर नहीं है, अब बंबई के अधिकारिता के भीतर तो उसका मामला है नहीं, उसका मामला तो इलाहाबाद से संबंधित है, तो ऐसे में रीट जारी किया जा सकता है क्या? याद रखेगा, नहीं जारी किया जा सकता, नहीं जारी किया जा सकता, नहीं जारी किया जा सकता। क्यों नहीं जारी किया जा सकता दोस्तों? अरे भैया अधिकारिता भी तो होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी कहां से की जा रही है ये मायने नहीं रखता। और कौन सा रीट नहीं जारी किया जा सकता? तो याद रखिएगा ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी किया जा सकता। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण तभी जारी किया जा सकता है जब अपनी न्याय अधिकारिता का क्षेत्र हो। आप देखिए ना कि आप देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे थाने का मामला होता है तो लोग अपने में लेते नहीं है। ऐसा क्यों? भाई उस स्थान के अधिकारिता दूसरे के तो अपना समझेगा, उसमें आप काहे परेशान होंगे? मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? तो याद रखेंगे ये यहां पर है एक सवाल। अब ये सब खाली घुमा फिरा के सवाल देता है ना कि हमें बच्चों को करना है परेशान, आपको फंसाना है परीक्षा में, और आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फंसेंगे। ठीक है, या तो कोई टीचर रहे जब छोटी छोटी बातों को याद दिलाए, मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो ऐसे में ध्यान रखना, इस कंडीशन पे रुक जाना, तब तो ठीक है। नहीं ध्यान दिया जाएगा तो फिर दिक्कत तो होगी। अगला सवाल है जब निरुद्ध व्यक्ति, अब तो समझ गए ना निरुद्ध का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार। लिख रहा है जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, यानी ये साबित हो चुका कहां वो अपराधी है। ठीक है, तो कौन सी रीट जारी नहीं की जा सकती? जब अपराध सिद्ध किया जा चुका है तब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं जारी होगा। ठीक है, तब पता चला मान लीजिए कोई मर्डर करके भाग रहा था, अब उसको पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार और सब कुछ गवाही वाही हो चुकी, दोष भी सिद्ध हो चुका, हाँ इसी व्यक्ति ने इसका मर्डर किया है। अब आप चले गए न्यायालय में, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर कर दिया, दाखिल कर दिया, ठीक है कि नहीं, सशरीर क्यों उपस्थित कराया जाए? अब तो सामने वाला दोषी हो गया तो आपके लिए उपस्थित थोड़े कराया जाएगा। हाँ, जब दोष सिद्ध नहीं हुआ है
तब रीट जारी किया। रीट यार इसलिए बना हुआ है कि वो मौलिक अधिकारों को दे, व्यक्तियों को जो अपने मौलिक अधिकार वो उनको प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि गलत व्यक्तियों के लिए भी बना है, नहीं ऐसे ले, ये कंडीशन है। यहां पर लिख रहा है, कंडीशन क्या साफ सुथरा है, समझ में भी आ रहा होगा। लिख रहा है किसी अभिलेख न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए कौन सी रीट जारी नहीं की जा सकती। हाँ, यहां पर भी होता है। अब लोगों को लगता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब तो हो गया सशरीर कहीं भी उपस्थित करा लेंगे किसी को, ऐसा नहीं है। मान लीजिए संसद में कोई अवमानना कर रहा है, भाई संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, अब कोई सदस्य लगा अपने जो है अहम में आकर लगा गाली देने सबको, हो सकता है ना, या दुर्व्यवहार किया वहां पर, तो क्या उसके लिए अलग है, उसके लिए संसद अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकती है, संसद उसको निलंबित कर सकती है, उसका इस रीट से क्या लेना देना। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह यहां पर नहीं आएगा, याद रखेंगे। ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण या कोई भी रीट लोगों को लगे कि परमादेश आ जाएगा यहां पर, ठीक है, तो ये सब दोस्तों परमादेश वगैरह ये सब दोस्तों यहां पर नहीं आएगा, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोस्तों केस स्टडी सवाल परीक्षा में आया था, तब मैं आपको बता रहा हूं। आइए, लिख रहा है किसी कैदी को, कैदी मतलब कोई जेल में बंद है, कैदी का मतलब तो ये ना कि जेल में बंद, जेल में बंद व्यक्ति, उसी को तो हम कैदी कर रहे हैं। लिख रहा है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब केवल तब दोस्तों जब दोष सिद्ध न हुआ हो, ध्यान रखेंगे, जब दोष सिद्ध न हुआ हो, ये कंडीशन है, न हुआ हो तो तभी दोस्तों क्या होगा, तभी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, अन्यथा नहीं जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, जब दोष सिद्ध हो गया तब क्यों जारी करोगे बताओ, याद रखेगा। लिख रहा है किसी मामले में न्यायालय ने, किसी मामले में नहीं दोस्तों, किस मामले में न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत के उद्देश्य को शारीरिक स्वतंत्रता के साथ मानवीय सुरक्षा भी बताया है। यह कौन सा मामला था, तो आपको जानकारी नहीं होगी, क्या होता है ना, आप पढ़ते नहीं जल्दी। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक केस चल रहा था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली, ये दोस्तों एक केस चल रहा था। ये केस कब का है, किस सन से संबंधित है, 1978। आइए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कई बार कहा कि जब आप हमारी इंडियन पॉलिटी के फाउंडेशन बैच को पढ़ेंगे तो हम केस स्टडी करते हैं। क्या केस स्टडी होता है, इसका मजा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है। ये सब छोड़िए क्या है, पहले समझिए सुनील बत्रा केस का मामला क्या था। सुनील बत्रा एक कैदी था, वो दिल्ली के एक जेल में बंद था और उसे सजाए मौत की सजा मिली थी कि अब उसकी क्या हो जाएगी, अब उसको फांसी दे दिया जाएगा, सजाए मौत उसको दिया जा चुका था। ठीक है, बात तो खत्म है। अब जब सजाए मौत दिया जा चुका था तो उसने एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा। सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख करके क्या कहा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने कहा कि हमारे पड़ोस में एक दूसरा कैदी है, उसके साथ जेल में गलत व्यवहार किया जाता है, उसको उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है, उससे अनाप शनाप तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं, इस तरह काम होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जब ये लेटर गया, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने इसी को क्या मान लिया, इसी को याचिका मान लिया, उस कैदी की याचिका मान लिया। ठीक है, और उसी पर अपना फैसला सुना दिया। अब मामला ये समझ में आया, मामला ये उठ करके सामने आया कि क्या कोई कैदी भी जेल के अंदर से रह करके याचिका दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया गया, क्या ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में कोई बंद व्यक्ति, इसका मतलब थोड़े कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। भाई मौलिक अधिकार तो उसका रहेगा ना, हाँ वो किसी चीज का दोषी है, उसको दिया गया दंड, वो अपना दंड भोग रहा है, ऐसे में उसका मूल अधिकार उससे छीन लिया जाए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कैदी क्या कर सकता है, कैदी लेटर लिख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां का जो जेल वार्डन था उसको भी सजा सुनाया, उसको दोषी करार दिया गया कि आपके अंडर में जो कर्मचारी हैं वो कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो भी आप दोष सिद्धि हैं। क्यों, आपको वार्डन किस लिए बनाया गया, आपको वार्डर किस लिए बनाया गया बताइए। तो दोस्तों दोषी करार दिया गया, इस तरह से यह काम आया। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसको मौत की सजा मिल चुकी है उसके लेटर पर भी चीजें हो सकती हैं, और वही दोस्तों एक केस था। तो लिख रहा दोस्तों यहां बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के उद्देश्य को शारीरिक स्वतंत्रता के साथ साथ मानवीय स्वतंत्रता भी इसमें बताया गया कि देखिए आप यही मानवीय सुरक्षा की बात किया जा रहा है। ठीक है, कि भाई वो उसके लिए मौलिक अधिकार था, जो दूसरा कैदी था भाई उसके परिवार से उसे नहीं मिला दिया जा रहा है,
मिलने दिया जा रहा है, तो ये उसके अधिकार के तो खिलाफ है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब ऐसे जब केस स्टडी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लिख रहा है कि न्यायालय किस रीट द्वारा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछ सकती है। किसी व्यक्ति ने किसी को निरुद्ध किया, गिरफ्तार किया, तो कारण बताए। तो दोस्तों ये पूछ सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही सशरीर उपस्थित कराने की बात की जाती है। और यह भी पूछा जाता है कि कारण बताइए, जिसने गिरफ्तार किया वो कारण बताए कि क्यों इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब कभी मुलाकात करिए। अब देखिए YouTube पर आप इतना भरोसा करते हैं नितिन सर पे, तो आप ये भरोसा क्यों नहीं करते कि हम अपने फाउंडेशन बैच में, अपने पेड प्रोग्राम में भी आपको अच्छा ही देंगे। ये करना पड़ेगा भरोसा। ठीक है, ठीक है, यहां से आपकी तैयारी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन दोस्तों वहां की बात अलग है। वहां से एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपके मन के अंदर में जो डर बैठा ना, डर समाप्त हो जाएगा। लगेगा अब तो सब कुछ आने लगा हमें। और यदि आप बनना चाहते हैं नितिन सर जैसा, तो आपको एक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। ये आप ही लोगों के लिए दोस्तों किताब वाला काम शुरू किया गया कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल उनको मिले। इसलिए दोस्तों हम ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, सीधा अपना ऑनलाइन पर ध्यान दे रहे हैं और किताबों पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें यहीं रहकर मेहनत करना है, यहीं से बच्चों के लिए काम करना है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवाल देखते हैं। लिख रहा किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं दोस्तों, ये परमादेश का अर्थ है। ठीक है, क्या है दोस्तों? परमादेश। तो परमादेश को आप अलग करेंगे तो आपको मिलेगा परमधन आदेश। परमधन मतलब सबसे बड़ा आदेश, तो याद रखेंगे परमादेश का अर्थ ही होता है। परमादेश को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है मैंडमस। क्या कहा जाता है? मैंडमस। ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हेबियस कॉर्पस कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखेंगे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, कॉर्पस कहा जाता है। उसी तरह से याद रखेंगे मैंडमस किसे कहा जाता है? परमादेश को कहा जाता है। लिख रहा है किस रीट का उद्देश्य विधि पूर्वक कार्य करने से है, न कि अवैध कार्य करने से। तो याद रखेगा ये परमादेश का अर्थ है। चलिए पहले मैं आपको परमादेश के बारे में बता ही देता हूं कि परमादेश जो रीट है ये क्यों जारी किया जाता है। पहली बात, परमादेश रीट सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए है, ये प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, सरकारी अधिकारियों के लिए है। भाई सरकार ने जिन व्यक्तियों को जिस भी कार्य के लिए नियुक्त किया है, यदि वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कौन सी रीट जारी की जाएगी? परमादेश। जैसे आप कहते हैं कभी कभी ना, हमारे गांव का लेखपाल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए परमादेश रीट जारी की जाएगी। भाई ये तुम्हारा सीट है, तुमको सरकार ने काम दिया, क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति है, कोई भी बड़े से बड़ा प्राधिकरण हो, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई अपने आप का कमिश्नर हो, कोई अपने आप का जिला मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, ठीक है, तो याद रखेगा सब लोग इस परमादेश के दायरे में आते हैं, जिसे मैंडमस का नाम देते हैं। अब इसी संबंधित सवाल है, लिख रहा है दोस्तों कौन सी रीट को तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब जो सभी के लिए पदाधिकारी है, वो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब दोस्तों हम क्या जारी करते हैं? याद रखेंगे हम नहीं, तब दोस्तों क्या जारी किया जाता है? परमादेश रीट जारी किया जाता है। याद रखेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मैंडमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस रीट के माध्यम से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। अब जब ये रीट जारी होता है तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो आदेश देती है कि भाई तुम अपना काम ठीक ढंग से करो। ठीक है, तो ये दोस्तों किस रीट के द्वारा होता है? तो फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों यहां परमादेश जो रीट है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। ये उसी रीट के द्वारा दोस्तों ये बताया गया है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस रीट को किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है। मैंने कहा ना, सिर्फ इतना याद रखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, उन सभी के लिए कौन सा रीट है दोस्तों? परमादेश रीट है। याद रखेंगे, प्राइवेट के लिए नहीं, इसीलिए सवाल आगे मिलेगा। लिख रहा कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रीट को निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। देखिए निजी व्यक्ति, प्राइवेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमने आपको बता दिया कि प्राइवेट के खिलाफ दोस्तों यह परमादेश नहीं जारी किया जा सकता। ठीक है, परमादेश प्राइवेट वालों के लिए नहीं बना है, परमादेश सरकारी
कर्मचारी वालों के लिए बना है, जो सरकार का पैसा खा रहे हैं, वो जो सरकार का काम कर रहे हैं, अगर वो ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए परमादेश बना हुआ है, प्राइवेट वालों के लिए परमादेश नहीं है। लिख रहा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा बताया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा अनुच्छेद 32 किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। निलंबित मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, यानी ये काम नहीं करता। क्या बात करें, अनुच्छेद 32 दोस्तों जहां पर मौलिक अधिकारों से हनन जब हो रहा हो उनसे बचने के लिए बनाया गया और ये समाप्त हो जा रहे हैं, हो जाते हैं समाप्त दोस्तों कब, जब कभी याद रखेंगे आपातकाल लगाओ। क्या लगाओ दोस्तों, देश किसी युद्ध में बिजी है, देश की स्थिति सही नहीं है उनके लिए, ठीक है, तब उस समय में, या जब कोई सैन्य सदस्य हो, ठीक है, मतलब कोई सदस्य सेना में हो तो सेना के लिए दोस्तों अलग कानून है। अब सेना में नियम है इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, आप कहेंगे हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, निद्रा का अधिकार देता है, हम सोएंगे नहीं, वहां नहीं सोना है, वहां डिसिप्लिन है भैया, वो एक अलग स्थान है, वहां का अलग नियम कानून है। तो वहां हनन हो रहा हो कि हमें सोने नहीं दिया जाता, हमसे इतना काम कराया जा रहा है, वो सब वहां काम नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाहे आपातकाल हो, चाहे सेना सदस्य हो, कोई सैन्य सदस्य हो, या फिर जब सैन्य विधि लागू हो, क्या लागू हो, जहां कहीं सैन्य विधि लागू हो, उन सभी स्थानों पर याद रखेंगे ये अनुच्छेद 32 स्वतः निलंबित रहता है, वहां काम नहीं करता। समझ रहे हैं ना। लिख रहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट, जब कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे, वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या दोस्तों, सशरीर वाली बात हो गई, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसी को हम क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस का नाम देते हैं, हेबियस कॉर्पस का नाम देते हैं, याद रखेंगे। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित ये रीट जारी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रीट को भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। वैसे तो दोस्तों जो परमादेश है, आपने पढ़ा परमादेश सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है, लेकिन यहां राष्ट्रपति राज्यपाल ये प्रतिष्ठित पद होता है, इनके खिलाफ नहीं जारी कर सकते। या दोस्तों जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उनके खिलाफ भी नहीं। तो वही लिख रहा दोस्तों कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रीट को न्यायिक क्षमता में कार्यरत, जो अभी न्यायिक क्षमता में कार्यरत न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वगैरह हैं, उनके खिलाफ भी दोस्तों यह परमादेश का रीट जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपको यह अधिकार मिला है तो उस अधिकारों का दुरुपयोग करें, वहां बताया गया कि किसके खिलाफ यह अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन से मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं दोस्तों। ये कहा गया कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ये उन्हीं के अधिकारता में आते हैं। किस कंडीशन में, याद रखेंगे मूल अधिकारों के प्रवर्तन में, ठीक है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन की स्थिति में दोस्तों याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंदर उच्च न्यायालय आते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे जब हम मूल अधिकारों के प्रवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अगला सवाल लिखिए, कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रीट का गैर संवैधानिक, जहां दोस्तों गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना, चाहे गैर संवैधानिक कहिए, चाहे इसी को निजी इकाई बोल दीजिए, निजी इकाई, ठीक है। तो निजी इकाई वगैरह या फिर निजी व्यक्तियों के खिलाफ कौन सा रीट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपने पढ़ा परमादेश, क्या नहीं जारी किया जा सकता, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, जिसे हम मैंडमस के नाम से जानते हैं। लिख रहा कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने वाली किस रीट को विवेकानुसार, मतलब अपने विवेक के अनुसार कर्तव्य नहीं होने पर जारी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये कौन सा है, तो वही परमादेश की बात हो रही दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे परमादेश, ठीक है। ये बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, खाली पूछने का तरीका बदल रहा है। देखिए एक और तरीका है, कर्तव्य का पालन का आदेश देने वाली किस रीट को संविधानात्मक दायित्व लागू करने के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो याद रखेगा ये परमादेश, ठीक है। तो कुछ कंडीशन जो दिए गए दोस्तों, जैसे संविधानात्मक दायित्व को लागू करने की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी इस परमादेश को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये लागू तब किया जाता है जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। भाई आपको जो मूल अधिकार
अधिकार मिला है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तब आप जो है इन रीटों का इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा अनाप शनाप तरीके से अलग अलग नियमों के विरुद्ध कि सरकार ने अब बनाया है कि सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यहां पर प्राइवेट वाले फीस ले रहे हैं तो आप पढ़ाइए अपने बच्चों को वहां पर, ये प्राइमरी स्कूल नहीं चल रहे हैं तो उनके खिलाफ रीट जारी कर दें। तो नहीं, ऐसे में बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, ठीक है, तो आप ऐसे में रीट जारी नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या रीट मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां से रीट जारी नहीं किया जा सकता। केस उस तरह का होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और प्रूफ भी हो, तब जाकर रीट जारी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें आ गई हैं, कोर्सेज आ गए हैं, मौका दीजिए, जुड़िए, ज्यादा मत सोचिए, बार बार कर रहा हूं, हर बार कर रहा हूं, यही सोचते सोचते समय बीत जाएगा। जब मैंने शुरू में कहा था ये सीरीज ज्वाइन कर लो, माना नहीं बच्चों ने। आज दोस्तों 165 क्लास हो गई। अब जो शुरू में आ रहे होंगे अब उन्हें लग रहा होगा नितिन सर 165 क्लास पढ़ा दिए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आधे घंटे क्लास है, 5-5 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, रोज 10 क्लास समाप्त होगा, 16 दिन में पूरा चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा। 16-17 दिन लगेगा आपको पूरा पढ़ने में, आप समझो। तो क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ना चाहेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा कवर करने में, लेकिन भाई उतना मेहनत आपके अंदर करने की काबिलियत, तो हम तो कर रहे हैं अपना मेहनत, आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए सेशन यहीं पे समाप्त होता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो यहीं पे क्लासेस रोकते हैं। आपसे एक और निवेदन हाथ जोड़ करके कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई आपका अपना चैनल है, थोड़ा सहयोग बना के रखिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।